नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज एक खास मकसद से मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। दरअसल इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 के लिए जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और उसके लिए भी डेडलाइन निर्धारित हो चुकी है कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या सिलेबस क्या है। सिलेबस को जब हम समझ लेंगे तब हमारी जो तैयारी है और ज़्यादा दुरुस्त हो सकती है। दुरुस्त होने का मतलब ये है, और एग्ज़ाम की तैयारी का सही तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम एग्ज़ाम के सिलेबस को समझें, सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और उसके बाद अपनी रणनीति बनाएं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो उसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपके और एग्जामिनर के बीच में अगर कोई सेतु का काम करता है या फिर जोड़ने का काम करता है तो वो केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न है वही है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाते हैं कि दरअसल एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। तो अब ये सब तो बातें हो चुकी हैं। अब इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, चूँकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होता है। आप अगर मुख्य परीक्षा निकाल लेते हैं तो कुछ और औपचारिकताएँ होती हैं, उन औपचारिकताओं के बाद सीधा आपका सिलेक्शन। तो अब आप लोग कल्पना में वहाँ तक पहुँच गए होंगे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सामान्य अध्ययन की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा, तो जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव अर्थात एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही कौन सा है या गलत अगर पूछा है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। बहरहाल प्रश्न की बात करें तो 140 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है और एक प्रश्न 1 नंबर का है, अर्थात 140 आपको मार्क्स दिए जाते हैं। समय की बात की जाए 2 घंटे निर्धारित हैं। अब बात ये कर लें कि इसमें कौन कौन से विषय और किस किस सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सामान्य विज्ञान है। यहाँ पर सामान्य विज्ञान की बात कही गई है। भारत का इतिहास और भारत के इतिहास के अलावा अलग से मेंशन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथ ही साथ भारतीय राज्यतंत्र की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटी इसे कह सकते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, अर्थात जो पर्यावरण, नगरीकरण और जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या, उसी के आंकड़े अभी पूछे जाएंगे क्योंकि लेटेस्ट अभी जनगणना नहीं हुई है। इन बातों को समझने के साथ साथ विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर अधुनातन लिखा हुआ है, आप इसे अद्यतन कह सकते हैं। आप सामान्य भाषा में कहेंगे कि करेंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। तो यहाँ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो रहे हैं। इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप रीजनिंग कह सकते हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिलहाल सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात यहाँ पर की गई है तो हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन के साथ साथ यहाँ की जो सामाजिक प्रथाएं हैं, यहाँ का मतलब उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनके संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी ज़रूरी है, तब आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अब बात कर लें, इसी में सामान्य हिंदी है, प्रारंभिक परीक्षा की ही बात की जा रही है। ये भी वस्तुनिष्ठ है। इसमें कितने प्रश्न होंगे? तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है 60 है। मार्क्स की बात करें तो एक प्रश्न 1 नंबर का है, इसलिए यहाँ पर 60 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही 1 घंटे का ये होगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए, विलोम 10 शब्द होंगे। इस एग्ज़ाम की विशेषता ये है और इसके सिलेबस की विशेषता ये है कि इसमें बता दिया जाता है कि कितना हम क्या पूछने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और जिस सामान्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखें, विलोम शब्द 10 शब्द आपसे पूछे जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी संबंधी जो शुद्धि है उससे पूछे जाएंगे 10 वाक्य। अनेक शब्दों के एक शब्द, इससे आपसे 10 शब्द पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 होंगे। विशेष और विशेषण
ये भी आपसे 10 पूछे जाएंगे। पर्यायवाची की बात करें तो ये भी 10 पूछे जाएंगे। अगर कुल योग देखा जाए, जो आप लोगों ने 140 देखा, 140 के बाद प्लस उसमें 60 कर दीजिए, कुल जो योग होगा वो 200 अंकों का आपका प्रश्न होगा। तो ये तो बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाती है। अब ऐसा कहने का आधार क्या है? ऐसा कहने का आधार ये है क्योंकि जो आपका मुख्य परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ होता है कुछ सेगमेंट को छोड़ करके। अब उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको मैं कह रहा हूं कि वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता। फिलहाल मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ 120 अंक का होगा। साथ ही साथ सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बात करें 160 अंक का होगा। साथ ही साथ हिंदी निबंध जो 120 अंक का होगा। कुल मिलाकर के यहाँ आपका जो टोटल अंक होता है अर्थात मुख्य परीक्षा जो होगा वो 400 नंबर का होगा। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर यहाँ पर बात कर लें कि सामान्य अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ है उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर प्रश्नों की बात करें 120 है, मार्क्स 120 इक्वल नंबर है। साथ ही साथ समय की बात की जाए तो 2 घंटे इसके लिए समय निर्धारित है। सामान्य हिंदी एवं आलेख की बात करें तो खंड 1 है और इस खंड 1 में 100 मार्क्स के समय की बात करें तो 2.5 घंटे में आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे खंड की बात, पहले खंड में ही एक दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या और ये बता दिया गया है कि कितने अंक का आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें कितने पर कितना नंबर दिया जाएगा ये इसके सिलेबस में मेंशन है, तो इस एग्ज़ाम की ये विशेषता है। इसके साथ साथ किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप बनाने के लिए कहा जाएगा और उसे सार लेखन के लिए कहा जाएगा। इसके लिए आपको 15 अंक निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। पत्राचार की बात किया जाए 24 अंक यहाँ निर्धारित किया गया है। कैसे कैसे पत्र हो सकते हैं? तो शासकीय पत्र हो सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र हो सकते हैं, कार्यालय आदेश हो सकता है, ज्ञापन हो सकता है, ज्ञाप की बात कही गई है, परिपत्र हो सकता है, विज्ञप्ति। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आयोग में समीक्षा अधिकारी हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी है, जो लोग वहां पर होते हैं, ये विज्ञप्ति आई है ना आयोग की, तो विज्ञप्ति निकालने की जो बात होगी वो चीजें बनाई जाती हैं। तो यहां पर विज्ञप्ति लिखने के लिए कहा जाएगा, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है। साथ ही साथ जो चौथा यहाँ पर है पारिभाषिक शब्दावली के बारे में कहा गया है कि ये आपको लिखना है, बताना है। जैसे कौन कौन सी शब्दावलियाँ हो सकती हैं? प्रशासनिक हो सकती हैं, वाणिज्यिक शब्दावलियां हो सकती हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी से हिंदी यहाँ पर 5 शब्द 10 अंक का होगा और हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, इसके लिए भी 10 अंक सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ हैं इनके लिए केवल 5 होंगे और 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए 10 अंक पहले से ही सुनिश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा। जब हम सामान्य हिंदी एवं आलेख की बात करते हैं, ये आ जाता है खंड 2 में और खंड 2 में कितने मार्क्स का है? तो यह 60 मार्क्स का है। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है केवल और केवल आधे घंटा। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ विलोम शब्द से कितने होंगे? तो 6 और उसके लिए अंक निर्धारित है, 2 अंक का होगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि इसमें भी है और प्रारंभिक परीक्षा में भी था। तो अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सही ढंग से कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी अपने आप यहीं पर हो जाएगी। तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की आवश्यकता है। आप उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे मुख्य परीक्षा का हो या प्रारंभिक परीक्षा का, उसे ज़रूर देखें, ज़रूर समझें। और ये हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो डिज़ाइन किया गया है कोर्स, इसमें सब कुछ ये शामिल है। अर्थात जो भी हम अगर कोई मान लीजिए वाक्य एवं वर्तनी से संबंधित अगर कोई टॉपिक करा रहे हैं तो टॉपिक कराने का मतलब ये है कि इससे संबंधित जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको हम आपको बाकायदे दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि जो आपने अभी पढ़ा उसके आधार पर उसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, अनेक शब्दों के एक शब्द, इसके लिए आप यहाँ पर देखिए निर्धारित है। तत्सम एवं तद्भव, ये भी आपके प्रारंभिक परीक्षा में था, आपने देख लिया था।
विशेष्य और विशेषण ये भी था। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यही है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है और सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर क्यों है, अभी थोड़ी देर में मैं उसको आंकड़ों के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लें कि खंड 3 में क्या चीज़ें बताई गई है। हिंदी निबंध, अर्थात निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा और ये डिस्क्रिप्टिव है, अर्थात आपको लिखना होगा। यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, गोला नहीं भरना है। तो इसके लिए जो बताया गया है कितने मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का होगा और इसके लिए समय 3 घंटे सुनिश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक होंगे जिसे क ख ग में बांटा गया है और उसमें से आप एक का चयन कर सकते हैं और जो शब्द सीमा निर्धारित है उस शब्द सीमा में किसी एक विषय पर, एक खंड से एक विषय पर आप निबंध लिख करके आएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक दिया गया है, एक में साहित्य और संस्कृति से संबंधित आपसे निबंध पूछा जा सकता है और इस निबंध की जो शब्द सीमा होगी 600 होगी और जो अंक निर्धारित किया गया है वो 40 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देखें, आपके लिए यहाँ 2 टॉपिक दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखिए, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, यहाँ से निबंध लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है। किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब दूसरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इसकी भी शब्द सीमा जो है वो 600 है। 40 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक क्षेत्र से आपसे पूछा जा सकता है, कृषि एवं व्यापार से पूछा जा सकता है। अब जब तीसरे की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और इसके लिए ये कहा गया है कि 600 शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है और यह भी 40 अंक का होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक आपदाएं, जिसे आप यूपीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सभी क्या हैं। अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जब प्राकृतिक आपदाओं की हम बात कर रहे हैं तो दरअसल प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं। तो ये सिलेबस में मेंशन है और ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं कौन सी हैं, यहाँ पर इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो 3 सेगमेंट दिए गए हैं, 3 सेगमेंट में से किसी एक पर आप निबंध लिख करके आप अपना पूरा कार्य कर सकते हैं। अर्थात इसमें 40-40 अंक आपको मिलेंगे। तो ये तो रहा इससे संबंधित बातें, इनको आप लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है कि जो पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो वैकेंसी आई है ये ख़ास क्यों है। ख़ास इसलिए है कि 2017 के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो 411 वैकेंसी है। 411 में से केवल सचिवालय, मैं इसको अंडरलाइन करके जोर दे करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सचिवालय में जाना हर किसी का सपना होता है। फील्ड वर्क हर कोई नहीं करना चाहता और सचिवालय में जाने का मतलब ये है कि पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को आप अपने उंगलियों पर नचा रहे हैं। प्रमोशन से संबंधित मामला हो, ट्रांसफ़र से संबंधित मामला हो या जो कोई भी मामला हो, यहाँ सचिवालय से होगा और अगर आप वहाँ पर बैठे हैं तो आपकी एक साख है। और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हर किसी का सपना होता है कि वो सचिवालय में जाए और वहाँ पर उसको जॉब मिले, वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे। 2016 की बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि 411 है और 411 में से 322 केवल और केवल, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ये सचिवालय से संबंधित वैकेंसी है, सचिवालय के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर जो पहला कट ऑफ है, अर्थात 2016 में जो श्रेणी के हिसाब से कट ऑफ जारी किया गया था, ये आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये हमने अपने हिसाब से या कहीं अन्य से नहीं लिया है। ये जो आयोग ने जारी किया है ये उसका कट ऑफ है। अनारक्षित या सामान्य की बात करें तो 129 गया था। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति की बात करें 117, अनुसूचित जनजाति 102 और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है 132 इसकी कट ऑफ गई थी। और बाकी यहाँ पर श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है कि किसकी कितनी कट ऑफ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। साथ ही यहाँ कुछ और देख लें तो देखिए 2017 में कितनी कट ऑफ गई थी। सामान्य श्रेणी का जो कट ऑफ गया है 122 गया है। अनुसूचित जाति का
105 गया है, अनुसूचित जनजाति का 84 गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग 122 गया है। तो इसको दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप इसको देख करके आपको अपनी तैयारी का लेवल कितना रखना है, अर्थात जो वहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और जो आपकी तैयारी का लेवल है और आपकी तैयारी की जो वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान में रख करके आपको कितना और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप इसमें क्वालिफाई कर सकें। तो इससे संबंधित बातों को केवल इसीलिए समझने के लिए लगाया गया है ताकि आप अपनी तैयारी को और धार दे सकें, और धार देने के लिए आवश्यकता है और जो आप लोगों की डिमांड थी, संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन तैयारी कराई जा रही है। और ये ऑनलाइन तैयारी, इसका मतलब ये है कि ये फाउंडेशन कोर्स है और फाउंडेशन कोर्स में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप कैसे जाएंगे? सिंपली आपको अपने गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना है संस्कृति आईएएस। जैसे संस्कृति आईएएस आप टाइप करेंगे, एक पेज खुल करके आएगा, दो तरफ आपको दिखाई देगा, एक तरफ हिंदी वेबसाइट पर जाएं और एक तरफ इंग्लिश वेबसाइट पर जाएं। तो हिंदी वेबसाइट का जो टैब है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो पहला टैब नीचे खुल करके आएगा वो होगा यूपी आरओ, और जैसे ही व्यू डिटेल पर करेंगे वैसे ही सारी चीज़ें खुल करके आ जाएंगी। कितनी फ़ी रखी गई है और फ़ी के साथ साथ कक्षाएं कितनी होंगी, कितने घंटे की होंगी, हम क्या क्या आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और डाउट सेशन होगा या नहीं होगा, वहाँ पर डिटेल में सारी बातें बताई गई हैं। और इसके साथ साथ पुनः मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो इसके लिए 9555-124-124 पर आप कॉल कर सकते हैं, या अगर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर लेंगे तो वहाँ पर सारी डिटेल दी गई हैं, सारी जानकारी दी गई हैं। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है आप अपने सपनों को साकार करने के लिए संस्कृति आईएएस का सहयोग लेंगे और संस्कृति आईएएस की डेडिकेटेड टीम आप लोगों के साथ है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।